नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। साल 2023 के पहले तिमाही में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तीनों राज्यों में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। हालांकि सबको चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार है। नागालैंड में इस समय विपक्ष रहित सरकार है, जिसका नेतृत्व नेफ्यू रियो कर रहे हैं। नागालैंड में सबकी नज़रें नागा समझौते पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री रियो ने कहा है कि अगर नागा राजनीतिक समस्या का समाधान चुनाव से पहले नहीं होता है तो हम सबको चुनाव में जाना पड़ेगा। फिलहाल नागालैंड की राजनीति नागा समस्या के इर्द गिर्द घूम रही है और कुछ पार्टियां तो समझौता न हो पाने तक राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर रही हैं। अगर बात करें मेघालय की, तो 60 सदस्यों वाली मेघालय विधानसभा की कहानी रोचक है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 21 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या न होने के चलते 19 विधायकों वाली एनपीपी ने भाजपा के 2 विधायकों और दूसरी पार्टियों के विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली। विधायकों की तंगी के बावजूद भी एनपीपी नेतृत्व वाली एमडीए सरकार बिना किसी जोखिम के अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। पूरे कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा को कांग्रेस पार्टी झटका नहीं दे सकी और राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी के चलते विधायकों ने पार्टी को ही तहस नहस कर डाला। पहले पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ी और बाद में बाकी बचे विधायकों ने भी पार्टी छोड़ी। फिलहाल बिना विधायकों की प्रदेश कांग्रेस का कमान विंसेंट पाला संभाल रहे हैं। उनके सामने पार्टी को खड़ा करने की सबसे बड़ी चुनौती जमीन से जुड़े नेताओं को तैयार करना है। अब मेघालय में कांग्रेस को शून्य से शुरू करना है। मुद्दा में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव पर समीक्षा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विकास त्रिपाठी। मेघालय से वरिष्ठ पत्रकार दीपक वर्मा भी हमसे जुड़ जाएंगे। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर विजय गुप्ता भी जुड़ेंगे और चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता आशीष कुमार साहा भी हमसे जुड़ जाएंगे। और फिलहाल त्रिपुरा में हिमंत बिस्वा शर्मा की रैली चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि त्रिपुरा के जो मौजूदा दृश्य हैं वो भी आपको दिखाएं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं त्रिपुरा की मौजूदा राजनीति पर एक रिपोर्ट। त्रिपुरा में भाजपा ने 25 सालों से सत्ता पर काबिज कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से हटाकर सरकार बनाई, लेकिन भाजपा का पूरा कार्यकाल हंगामेदार रहा। 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे बिप्लब देब को हटाकर पार्टी ने माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया। अब तक सुदीप रॉय वर्मन और आशीष कुमार साहा जैसे नेता भाजपा का दामन छोड़ चुके हैं। एक छोटे संगठन से त्रिपुरा मोथा उभरती राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने है। भाजपा की सहयोगी आईपीएफटी के प्रमुख एनसी देव वर्मा के निधन के बाद से पार्टी का मनोबल टूटा हुआ है। वहीं मेवार कुमार जमातिया सहित आईपीएफटी के कई बड़े नेता त्रिपुरा मोथा में शामिल हो चुके हैं। 25 सालों तक सत्ता में रही माकपा सत्ता में लौटने की पूरी कोशिश कर रही है। अलग अलग पार्टियां मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ त्रिपुरा मोथा के प्रमुख प्रद्युत किशोर देव वर्मा ने आईपीएफटी से समर्थन की अपील की है, तो वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने माकपा सहित दूसरी पार्टी के नेताओं से भी भाजपा में आने को कह दिया है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कह दिया है कि भाजपा गंगा है, जो भी इसमें शामिल होगा उसके पाप धुल जाएंगे। यहाँ आ जाइए और ये गंगा जैसा है। हम लोग का भेदभाव से ये कभी भी सोचता नहीं हो कि आप उस पार्टी से आए हो, उस पार्टी से आए हो। तो अभी भी टाइम है। अगर देश बचेगा तब ना सब बचेगा। तो इसीलिए मैं कहा जो हमारा गंगा जैसा, गंगा में बहुत सारे गंदगी भी हमेशा आता रहता है, जाता रहता है। तो इसीलिए अगर गंगा में आ जाओ तो सब ठीक होगा, यहाँ पर पाप ही दूर हो जाएगा। राज्य में अभी तक कोई पार्टी औपचारिक रूप से चुनाव पूर्व गठबंधन का ऐलान करने के मूड में नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले सभी पार्टियां जोरदार प्रचार में जुटी हुई हैं। क्या चुनाव से पहले सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ माकपा, त्रिपुरा मोथा, टीएमसी और कांग्रेस एक साथ आएंगी? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। अगर ये पार्टियां एक साथ नहीं आती तो निश्चित रूप से चुनाव में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल लगता है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। डॉक्टर विकास त्रिपाठी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया के लिए आपके पास
आ रहे हैं कि अब त्रिपुरा में जो तैयारी चल रही है अलग अलग पार्टियों की, और किसी भी पार्टी ने औपचारिक तौर से, हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब तक किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है ये तय नहीं किया है। कुछ पार्टियों का ये कहना है कि अकेले जाएंगे, लेकिन अभी तक की जो बात सामने आई है वो ये है कि वो सबका समर्थन मांग रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें त्रिपुरा मोथा की, तो वो सबसे समर्थन मांग रही है, लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन की बात अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसे में चुनाव पूर्व जो गठबंधन होना चाहिए त्रिपुरा में, वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्या भाजपा के सामने एक मजबूत विपक्ष दिखेगा या खंडित रूप से विपक्ष दिखेगा? देखिए, एक चीज तो समझना होगा कि जो त्रिपुरा की राजनीति है वहां पर विपक्ष का स्वरूप भले ही खंडित रहे, किंतु वह एक सशक्त विपक्ष के रूप में भी उभर सकता है, क्योंकि कम से कम ऐसी 20 ऐसी सीटें हैं जो कि आरक्षित हैं और जिन पर खास तौर से जो प्रद्युत माणिक्य बोरा की जो वहाँ के पार्टी है उसका एक विशेष प्रभाव रह सकता है। दूसरी बात ये है कि जो भाजपा की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो संगठनात्मक शक्ति रहती है, और पिछले लगभग 5 वर्ष के शासनकाल में हमने देखा है कि भाजपा को संगठनात्मक चुनौतियों का एक विशेष रूप से सामना करना पड़ा है। तो इस लिहाजे अगर जो भाजपा की जो पिछले चुनाव में एक जो बहुत बड़ी विजय थी, वो भाजपा ने उसको अपने एक विचारधारा से जोड़ा था, उसको अपनी एक संगठनात्मक विजय का एक बहुत बड़ा आयाम माना था। लेकिन यह चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण चुनाव होने वाला है, और जो 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 तीनों राज्य हैं जहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, उसमें जो सबसे कठिन जो चुनाव भाजपा के समक्ष होगा वो त्रिपुरा का ही चुनाव होगा, क्योंकि आईपीएफटी के जो शीर्ष नेता था उनका निधन हो गया। दूसरी बात ये है कि प्रद्युत जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी को काफ़ी सशक्त कर दिया, और जो टीटीएडीसी में भी जो उनका परफ़ॉर्मेंस था, वहाँ पर भी भाजपा का जो गठबंधन है, वो उन आदिवासी क्षेत्रों में कुछ ख़ास प्रदर्शन नहीं कर पाया। किंतु जो एक चीज़ भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही है, वह यह है कि जो भाजपा ने एक भले ही एक विलंब से फैसला लिया संगठन के रूप में कि मानिक साहा उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे, अमित शाह में त्रिपुरा में जाते हैं और मानिक साहा का एक तरह से खुलकर समर्थन करते हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। तो एक जो नेतृत्व है वो उसको अब भाजपा खास तौर से दिखा रही है, और हालाँकि विपक्ष के पास अभी भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है, और जो प्रद्युत की भी जो पूरी राजनीति है, प्रद्युत जी की वो पूरी आदिवासी राजनीति है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की राजनीति है, जिसको की लेकर के बहुत अस्पष्टता अभी तक सामने नहीं आई है। तो यह चुनाव एक चुनौती भरा चुनाव होगा। विपक्ष विघटित है, किंतु अभी समय है, और विघटित होने के बावजूद भी विपक्ष एक सशक्त चुनौती प्रस्तुत करेगा। क्योंकि देखिए, इसको अगर उदाहरण के तौर पर मुझे समझाना हो तो देखिए, ये कुछ असम जैसा चुनाव है, जहाँ पर कि अगर आप देखिए एक असामी अस्मिता से जुड़ी हुई पार्टी का विकास हुआ था, पर असम में एजेपी जो कि पूरी जो भूमिका थी उसकी कि जो एक जो रीजनलिस्ट वोटर शिफ्ट किया हुआ है बीजेपी की ओर, वो कैसे कट जाए और बाकी वोटों पे लोअर असम में कांग्रेस और जो एआईयूडीएफ अलायंस है वो स्वीप कर जाए, और जिससे कि भाजपा के समक्ष एक बड़ी चुनौती हो। तो इसी तरह से जो पूरा त्रिपुरा का भी चुनाव है उसमें यही है कि जो जनजातीय जनाधार है, जो भाजपा के जीत में एक बड़ी भूमिका निभाया, उसको किस तरह से प्रद्युत जी की पार्टी अपनी ओर आकर्षित करती है, और बाकी जो पार्टियां हैं जैसे टीएमसी हो गई या कांग्रेस हो गई या जो अन्य पार्टी हैं, वो जो कास्ट हिंदू बंगाली वोटर्स है उसको कैसे सेंध मारता है। यह इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि त्रिपुरा के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी जनसंख्या
जनसंख्या बहुत बड़ी नहीं है और छोटे मत आधार का भी जो स्थानांतरण स्थानीय दलों को होगा, वो भाजपा के समक्ष एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। इसीलिए यह चुनाव बहुत ही इट वुड बी अ कीनली कंटेस्टेड इलेक्शन एंड इट वोंट बी अ केक वॉक फॉर आइदर द अपोजिशन पार्टीज और इवन द बीजेपी। जी बिल्कुल, तो विपक्ष यहाँ पर मजबूत चुनौती देते हुए नजर आ रही है। डॉक्टर विकास त्रिपाठी, आपने जो कहा वो हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जहाँ भी रैलियाँ हुई हैं अलग अलग पार्टी की, वहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। माकपा की बात करें तो माकपा की रैली में लोग इकट्ठे हुए। टीएमसी जब टीएमसी के जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, वो जब आते हैं तो जोरदार रैली होती है, उनकी सभा में भी लोग जुटते हैं और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की भी रैली में लोग जुटते हैं। क्या आपको लगता है कि 2018 में जो स्थितियां थीं, 30 से अधिक सीटें बीजेपी के खाते में आई, वो अब नहीं है, क्योंकि तिपरा मोथा मजबूत होते जा रही है एक पार्टी के रूप में, और यहाँ जो खेमेबंदी है अलग अलग दलों की, तिपरा मोथा की बात करें तो जनजाति में उनका इलाकों में उनका ज़्यादा जनाधार है, माकपा की अपनी एक अलग खेमेबंदी है, और उसी तरह से टीएमसी हैं जिनकी अपनी एक अलग विशेष एक समुदाय में और या पर्टिकुलर वोट्स हैं उनके। तो ये खेमेबंदी जो है ये पिछले समय इतना कारगर साबित नहीं हुआ था और अब ये दिख रहा है, क्या आगे चलकर भाजपा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी? देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो माकपा के विभिन्न जो कम्युनिस्ट लीनिंग की पार्टीज़ त्रिपुरा में हैं, उनका एक कैडर बेस आज भी इंटैक्ट है, वो कहीं शिफ्ट नहीं किया। तो ऐसे स्थिति में अगर जो प्रद्युत जी की पार्टी अगर वो जनजातीय वोट को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और ये जो छोटे-छोटे दल हैं, अगर ये कुछ सीटों पर भी हासिल कर देती हैं, तो चुनाव गंभीर रूप से फँस सकता है। ज़ाहिर-सी बात है कि ये चुनाव कहीं से भी 2018 का चुनाव होता नहीं दिख रहा है। यह बहुत ही कीनली कंटेस्टेड इलेक्शन होगा, जहाँ पर कि सीट बाय सीट आपके लिए चुनाव रुझान इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। यहाँ पे क्योंकि जो बीजेपी ने काफ़ी यह मानना होगा कि जो संगठन के अंदर जो संघर्ष चल रहे थे और इसके लिए काफ़ी न्यूज़ में भी रहती थी बातें, लेकिन बीजेपी ने काफ़ी लेट कर दिया अपने संगठनात्मक संघर्ष को विराम लगाने में और काफ़ी लेट कर दिया कि मानिक साहा को आकर के उनके साथ अमित शाह खड़े हुए और उनको अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। इसके चलते जो बीजेपी में खेमे थे, वे काफ़ी मतलब मजबूत हो गए। कुछ ऐसे नेता भी थे जो कांग्रेस से टूट करके भाजपा में शामिल हुए थे, वे अब वापस कांग्रेस में चले गए। तो संगठनात्मक जो बीजेपी के विजय का जो एक बहुत प्रमुख स्तंभ रहता है, वो उसका संगठनात्मक चरित्र और संगठनात्मक मोबिलाइजेशन रहता है। तो अब कैसे बाकी के समय में बीजेपी अपने आप को एक लीडरशिप के साथ और पार्टी को रिवाइटलाइज करती है और खास तौर से जो जनजातीय समुदाय है त्रिपुरा में, उनको कैसे रीच आउट करती है और मुद्दों की बात करती है, क्योंकि ये जो चुनाव होने वाला है ये बहुत हद तक मुद्दों का चुनाव होने वाला है। इसमें अगर बीजेपी, क्योंकि ये छोटी-छोटी जो लेजिस्लेटिव असेंबली सेगमेंट्स हैं, इसमें विपक्ष। डॉक्टर विकास त्रिपाठी, माफी चाहते हैं, आपको कुछ समय के लिए रोकते हैं और आज आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री त्रिपुरा में हैं, वहाँ उन्होंने जोरदार भाषण भी दिया है और इस समय उनकी ये सीधी तस्वीरें आ रही है रोड शो की, इस पर भी थोड़ा गौर करते हैं। কেন্দ্রে চলছে সেখানেও কোনো রকম অস্বচ্ছতা কোনো ছবি দেখতে পাবেন না। আমরা যেহেতু অস্বচ্ছতার সাথে চলি না, এতদিন ধরে কমিউনিস্ট পার্টির যে সরকার এই ৩৫ বছর ত্রিপুরাতে শাসন করেছে, সমস্ত জায়গায় ব্লকে ব্লকে কেলেঙ্কারি সরকার, কমিউনিস্টদের যে সরকার, সেটাও আপনারা দেখেছেন। কিন্তু এখন মানুষ, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আমাদের গৃহমন্ত্রী, সেই সময় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন
এবং আমাদের সাথে আজকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত দা আছেন, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ওনাদের সাহায্যে আমরা এই কমিউনিস্টদের অপশাসন থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। আমরা চাই আগামী দিন এই অপশাসন, এই ধরনের যে পার্টি, তাদের শাসন আর যেন ত্রিপুরার বুকে না আসে। আমরা এই কথায় আজকে ত্রিপুরা সুন্দরী যে মায়ের যে এখানে মন্দির আছে, গতকালও আমি সেখানে সেই প্রার্থনা করেছি যে মা আমাদের শক্তি দাও, আমাদের শক্তি দাও। এই ধরনের যে পার্টি আমাদের এতদিন শাসন করেছে, তারা যেন আর কোনোদিন এই মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ওদেরকে খুঁজে না পাওয়া যায়। আমি নিশ্চিত আগামী 2023 পরে ওদেরকে খুঁজেও পাবেন না। আর तो आर के पुर में हिमंत विश्व शर्मा की ये रोड शो हो रहा है और कई जगहों पर हमने देखा कि गाना गाकर और नाच गानों के साथ नगाड़े बजाकर उनके रोड शो में लोग शामिल हो रहे थे और काफ़ी संख्या में लोग शामिल भी हो रहे थे। हम चाहेंगे कि आज उन्होंने जो सभा की है, आज वो दोपहर बाद वो त्रिपुरा पहुंचे थे और आज उन्होंने जो सभाएं की हैं उनमें उन्होंने जोरदार जो भाषण दिया है उसके कुछ अंश आपको सुनाए। जो सीपीएम का गाड़ी था वो तो चलता ही नहीं था, उसमें डीजल भी नहीं था, पेट्रोल भी नहीं था, हंगा फसा दंगा, उनका सिवा तो उनका कोई काम नहीं था। हर जगह में जाओ, अरे लाल झंडा, अरे क्या ये लाल झंडा हो गया? लाल झंडा में तो लोगों का खून होता है, हमको लाल झंडा क्यों चाहिए? अगर सुबह जाके आप बाजार में खून देखते हो तो काम ही नहीं कर सकते हैं। वो खून लगा के बैठा हुआ है, किसका खून? गरीब लोगों का खून, जो सूस के जनजातीय लोगों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, हमारा गरीब लोगों को शोषण किया। यही शोषण से त्रिपुरा में सीपीएम का झंडा बना, खून का झंडा बना, पूरा लाल कलर है ना, है कि नहीं? पहले सरकारी कार्यालय में लोग काम करते, हर दिन सीपीएम को चंदा देना पड़ता था। अभी तो बीजेपी चंदा नहीं लेता है क्या? सीपीएम का समय में थाना में केस देने से भी पहले सीपीएम का ऑफिस में आना पड़ता था। सीपीएम ही हर काम करो, एनरेगा का कार्ड बनाना है सीपीएम का ऑफिस में आओ, जो भी करो। लेकिन आज धीरे धीरे त्रिपुरा उभर के आया है, किसी का दादागिरी नहीं है, किसी का गुंडागिरी नहीं है। आज आप लोग देखिए, कभी यहाँ में पहले जितना कंप्लेन था कि बलात्कार होता है, मारडार होता है, हत्या होता है, अभी आइन कानून का हालत भी कितना इंप्रूव हो चुका है। आज देखिए, अमित शाह जी ने बोल के दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी से बोल के दिया था कि हमारा सरकार आएगा तो हम जनजातीय लोगों का सम्मान बढ़ाएगा। आज पूरा देश में जानते हैं कि हमारा त्रिपुरा का एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा है और ये त्रिपुरा एयरपोर्ट हमारा राजा का नाम में है। तला में फ्लाईओवर बनाया था, आधा छोड़ के सीपीएम लोग भाग गया, हम लोग ने पूरा किया। आज त्रिपुरा में रास्ता का उन्नत हुआ, मिड डे मील व्यवस्था अच्छा हुआ। आज त्रिपुरा में पीएम किसान शुरू हुआ, बिना पैसा में चावल आना शुरू हो गया, कॉलेज बन रहा है, स्कूल बन रहा है। आज त्रिपुरा में हर जगह में खुशहाली दिखता है। लेकिन अभी हम लोग और 5 साल के लिए बीजेपी सरकार नहीं बनाऊंगा तो हमारा जितना काम है फिर रुक जाएगा। फिर गली गली में सीपीएम का कार्यालय आएगा, गुंडागिरी दादागिरी स्टार्ट हो जाएगा और देश में जो मोदी जी का सपना है त्रिपुरा को आगे ले जाने का, वो सपना आधा में रुक जाएगा। तो आज त्रिपुरा में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने ये जो भाषण दी है और इसमें कई बातें उन्होंने की है और प्रचार करने का जो तरीका था, इस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर विकास हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ पर एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद इस पर चर्चा जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। त्रिपुरा में अभी से ही चुनाव प्रचार शुरू हो गए हैं, हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। डॉक्टर विकास त्रिपाठी हमारे साथ हैं। और विकास त्रिपाठी जी, आप सुन रहे थे कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा आज वहां पर रोड शो कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने जोरदार भाषण दिया, लेकिन यहाँ उन्होंने कई बातें कही और जो तरीका था प्रचार का, उस पर अगर आपने गौर फरमाया होगा तो उन्होंने कहा कि जो लाल झंडा है, माकपा का जो लाल झंडा है, वो गरीबों के खून से रंगकर लाल हुआ है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो झंडा बदलने की नौबत भी आ जाती है। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस के हाथ को पंजा का वो दिया था, पंजा का उदाहरण दिया था कि पंजा है, और इस तरह से उस पर आपत्ति भी जताई थी। और यहाँ उन्होंने झंडा को गरीबों के खून से रंगा हुआ झंडा करार दिया है माकपा का। साथ ही वो काफ़ी तीखे प्रचार करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि पहले थानों में जाने में भी लोगों को डर लगता था, लेकिन अब वो समय नहीं है, मानिक साहा की सरकार है। और आखिर में उन्होंने एक जो त्रिपुरा मोथा जनजातियों की मांग को लेकर आगे बढ़ रही है, यहाँ से सभा में उन्होंने एक और निशाना साधा और कहा कि जो एयरपोर्ट बना है त्रिपुरा का, वो असम के जो एयरपोर्ट है उससे काफ़ी बड़ा है और उस एयरपोर्ट का नाम वहाँ के महाराजा के नाम पर है, यानी महाराज विक्रम माणिक्य किशोर देव बर्मन के नाम पर है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ की जनजाति लोगों की जो अधिकार हैं उसको ध्यान में रख के भाजपा आगे चल रही है। इस पर क्या राय रखेंगे आप? देखिए, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनका पूरा भाषण अगर आप देखें तो वो कहीं न कहीं से विचारधारा, विकास, सुशासन और नेतृत्व पर बल दे रहे थे कि एक ये विचारधारा की भी लड़ाई है। वाम बनाम जो वामपंथ की राजनीति थी वो एक विचारधारा से जुड़ी हुई थी और एक उसी के जस्ट विपरीत आप एक विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं, विकास की, सुशासन की और एक नेतृत्व की राजनीति कर रहे हैं। और खास तौर से चूंकि हेमंतो बिस्व शर्मा पूर्वोत्तर भारत से आते हैं और उनकी पूर्वोत्तर भारत में एक बड़ी भूमिका रहती है राजनीति में, तो वो भी इस बात को समझते हैं कि जो जनजातीय जनाधार है भाजपा की, वो भाजपा की संगठनात्मक शक्ति को एक विशेष बल प्रदान करता है। और इसीलिए यह प्रयास जो वहाँ के हवाई अड्डे का जो नामकरण हुआ वो वहाँ के स्वर्गीय महाराजा के नाम पर हुआ, उसकी भी चर्चा हुई। और कहीं न कहीं से भाजपा की जो पूरी रणनीति होनी चाहिए वह यही होनी चाहिए कि वो जो विकास की जो राजनीति है और मुद्दों की जो राजनीति है और तथा उसके अलावा जो जनजातीय समाज है उसको अपने साथ कैसे एकत्रित करके आगे बढ़ें। क्योंकि विपक्ष के जो समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, आज भी विपक्ष कोई चेहरा या ऑल्टरनेटिव की बात नहीं करता है। विपक्ष का विघटन तो बहुत अधिक है। जो एक प्रमुख चेहरा दिखता है विपक्ष में वो प्रद्युत मानिक का ही चेहरा दिखता है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं से जब आप ग्राउंड पे बात करिए तो वो भी कहीं न कहीं से केवल एक विशेष जन समुदाय की राजनीति की बात करते हैं, जो कि जनजातीय समाज है उसकी राजनीति के अराउंड ज्यादा उनके भाषण होते हैं, उनके मुद्दे होते हैं, उनकी राजनीति होती है। तो इस तरह से यह समझ में आता है कि वो मतलब उनका जो पूरा आकलन है वो उस जो त्रिपा पार्टी है जो पूरी वो करीब 20 से 25 सीट को लेकर के ज्यादा गंभीर रहेगी और जो बाकी सीट रहेंगे, खासतौर से जो अनारक्षित सीट रहेगी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और जो अन्य विपक्षी दल हैं वो बड़ी भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए चूंकि भाजपा की जो पूरी रणनीति है कि कहीं से भी जो कास्ट हिंदू वोटर जो भाजपा की ओर कट के एक समर्पण की भावना से आया है और उसका जनाधार बना है वो न कटे, इसीलिए वो बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज में भी इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। और इसी भूमिका में आप असम के मुख्यमंत्री का भाषण समझ सकते हैं। जी, त्रिपुरा के चुनावी मुद्दे पर लौटेंगे विकास त्रिपाठी। अब क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव होने हैं और इस पर किस तरह की रणनीति बन रही है, पार्टी
किस तरह से आगे बढ़ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन समय निकलते जा रहा है, बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और बहुत जल्द से ही चुनाव भी कराए जाएंगे। लेकिन अहम है कि ये 3 राज्यों में क्या भाजपा पहले से मजबूत होगी या भाजपा को कुछ खोना पड़ेगा। तीनों राज्यों की अगर बात हम करें तो इसमें मेघालय अहम है। मेघालय में अगर हम देखें तो मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी बनकर पिछले चुनाव में उभरी थी कांग्रेस, और आज उसके विधायक भी नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के जो ज़्यादातर एमएलए हैं वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं और टीएमसी दूसरे नंबर की पार्टी मेघालय में है। ऐसे में मेघालय की जो राजनीति है वो किस ओर करवट लेती नज़र आ रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान मेघालय से जुड़ रहे हैं, दीपक वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। दीपक, अगर हम जानना चाहें आज की स्थिति को लेकर मेघालय में, तो मेघालय में किस तरह की रणनीति चल रही है? प्री पोल अगर स्ट्रेटजी की बात करें, हम अगर चुनाव से पहले की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है पार्टियों की? इस बार अगर देखा जाए तो मतलब इस बार का चुनाव थोड़ा सा हम ये कहें कि काफ़ी मज़ेदार हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी जो मौजूदा गठबंधन है एमडीए ये गठबंधन जो है ज़्यादातर जो चुनाव ये एमडीए गठबंधन के भीतर ही जो है जो इसके जो प्रतिद्वंदी है वो एमडीए गठबंधन के ही हैं। ऑपोजिशन बाद में आता है, टीएमसी बाद में आती है, लेकिन पहला जो मुख्य टक्कर जो देखने को मिल रही है वो एमडीए गठबंधन के घटकों के बीच ही देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ एनपीपी है, वहीं दूसरी तरफ यूडीपी है, उसके बाद आती है बीजेपी। तो ये पहले ही कह चुके कि हम गठबंधन जरूर है लेकिन चुनाव हम अलग अलग ही लड़ेंगे, और हर एक गठबंधन का जो घटक है वो एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो मुख्य जो देखने वाली बात यह है कि गठबंधन के भीतर ही जो है पूरा खींचतान चला आ रहा है, और जो ऑपोजिशन जिसका बात करें विपक्ष की टीएमसी है, कांग्रेस है, वैसे कांग्रेस तो अगर देखा जाए तो उसके कोई विधायक अभी है नहीं और इतनी कोई उसकी मजबूत दावेदारी फिलहाल इस चुनाव में तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ वो एक विपक्षी पार्टी है और उसका जो वोट बैंक है उसे भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन रही बात विपक्षियों की, तो वो सिर्फ एक तरह से तमाशबीन बनकर देख रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये गठबंधन के भीतर ही काफ़ी जोर शोर चल रहा है और एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर दी। तो कहीं ना कहीं जो है विपक्षी जो है वो आराम से एक तरह से तमाशा भी देख रहे हैं और इसका पूरा फ़ायदा लेने का भी वो कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली कि जिस तरह से गठबंधन में आपस में जो लड़ाई चल रही है उसका फ़ायदा कुछ ना कुछ विपक्षियों को जरूर मिलेगा। जी, मेघालय को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपके आ गई दीपक जी। यहाँ पर ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मेघालय पर चर्चा जारी रहेगी। मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चुनाव पूर्व रणनीति की। 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान भर बाकी है, लेकिन तैयारी पूरी हो रही है सभी पार्टियों के द्वारा मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में। और इसमें त्रिपुरा में जोरदार तैयारी चल रही है पार्टियों के बीच में। हमने देखा किस तरह से आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ रोड शो कर रहे हैं और उससे पहले उन्होंने जोरदार भाषण दिया। और इसी तरह कुछ जो पार्टियों में जो तैयारी दिख रही है वो मेघालय में भी दिख रही है। मेघालय में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही है। ब्रेक में जाने से पहले दीपक वर्मा ने कहा कि किस तरह से सभी पार्टियां मेघालय में अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विकास त्रिपाठी हैं। विकास त्रिपाठी, अगर आपने मेघालय पर नज़र डाला होगा और गौर किया होगा तो आपको क्या लगता है कि एनपीपी जो है वहाँ अब तक जो है नंबर 1 पार्टी है और दूसरे नंबर पर टीएमसी है। इन दोनों को अगर देखें तो मुकुल संगमा मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके हाथ में टीएमसी का कमान है।
वो लगातार दूसरी पार्टियों से नेताओं को अपने पास ला रहे हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो टीएमसी अपने बलबूते वहाँ चुनाव नहीं जीती है। टीएमसी दूसरे दल यानी कांग्रेस से टूटकर आए हुए विधायकों को अपने में लेकर वो विपक्ष का जो है रोल वो अदा कर रही है। कितना चुनौती भरा होगा टीएमसी के लिए या विपक्ष के लिए मेघालय में? देखिए, एनपीपी एक बहुत मजबूत पार्टी है, वो एक नेशनल पार्टी है। एनपीपी पूर्वोत्तर के राज्यों में कई राज्यों में चुनाव भी लड़ती है, यहाँ तक कि एनपीपी अपने कैंडिडेट मणिपुर, नागालैंड और आसाम में भी उतारती है और चुनाव खेलती है। तो एनपीपी एक संगठनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त पार्टी है और इस समय एनपीपी का, भले ही एनपीपी जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है, लेकिन एनपीपी और भाजपा संगठन गठबंधन में भी हैं, लेकिन उनमें भी आपसी टकराव देखने को मिलता है। तो यह तो एक चरित्र देखने को मिलता है गठबंधन की राजनीति का पूर्वोत्तर के राज्यों में कि जो भाजपा है उसकी जो पूरी जो एक ग्रैंड स्ट्रेटजी आप मान सकते हैं वो यही है कि भले ही जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे उनका एक चुनावी संघर्ष रहे, किंतु कांग्रेस को नहीं आने देना है। और इसी के चलते उसने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का भी गठन किया, जिसमें कि लगभग सारे क्षेत्रीय दल जो कि सरकार में है पूर्वोत्तर के राज्यों में गठबंधन के रूप में या अपने आप में वो उसके हिस्से हैं। तो जहां तक कांग्रेस की बात करते हैं आप मेघालय में, तो कांग्रेस के समक्ष तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस समय कांग्रेस का कोई भी एमएलए नहीं है। और यही चुनौती टीएमसी की भी बनती है, क्योंकि टीएमसी का अपना कोई संगठन का इतिहास मेघालय में नहीं है। वो जो टीएमसी की जो पूरी एक आज आप जो देखते हैं कि एनपीपी के बाद सबसे अधिक जो संख्या में एमएलए टीएमसी के हैं, वो केवल इसी आधार पर हैं कि वो डिफेक्ट किए कांग्रेस से मुकुल संगमा के नेतृत्व में और टीएमसी का गठन होता है, मतलब टीएमसी को एक मजबूत गठन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, किंतु ग्रास रूट पर टीएमसी का कितना प्रभाव रहेगा इसके संदर्भ में ज्यादा कहना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई संगठनात्मक इतिहास नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस जिसका कि संगठन था वो पूरी तरह से लगभग अब साफ होता दिख रहा है। तो यहाँ पर इसलिए ये जो पूरा संगठन और गठबंधन का चरित्र है उसको देखते हुए यह आकलन लगाया जा सकता है कि जो एनपीपी है, जो कॉनराड है, उनकी स्थिति थोड़ा मजबूत दिखती है। मतलब लेकिन अभी भी जैसा कि कहा जाता है कि चुनाव तो आखिरी वोट तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। स्वाभाविक रूप से काफी संघर्ष रहेगा, लेकिन किंतु एनपीपी थोड़ा मजबूत दिखती है मेघालय में। जी। जिस तरह से गठबंधन है, जिस तरह से विपक्ष है और जिस तरह से एक कॉनराड का एक नेतृत्व है, क्योंकि बाकी जो पार्टी हैं उनके कोई लीडरशिप को लेकर के या विजन को लेकर इतनी क्लैरिटी नहीं है जितना कि कॉनराड को लेकर के। दूसरा उनका एक लीडरशिप भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि एनपीपी अपने आप में एक मजबूत रहेगी, लेकिन ये कहना कि कोई पार्टी एक क्लीन स्वीप कर जाए मेघालय में या कोई पार्टी एकदम क्लियर मेजॉरिटी के साथ आ जाए, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा। जी। दीपक जी, मेघालय की अगर बात करें राजनीति की, तो हमने देखा जिस तरह से शुरुआत में विकास त्रिपाठी ये कह रहे थे कि एनपीपी और बीजेपी में भी टकराव देखने को मिल रहा है। हालांकि वो शुरू में एक साथ आए जरूर, लेकिन अब उनमें खटास जरूर देखने को मिल रही है। हमने पिछले दिनों देखा कि मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, उन्होंने साफ कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बीजेपी की मंशा रही है, लोग ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी इसे लागू करने की कोशिश कर रही है, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया है। और भी कई मुद्दे हैं जिस पर दोनों पार्टियों के राय नहीं मिलते हैं। एनपीपी और बीजेपी इस वक्त पहले से दूर नज़र आ रहे हैं। क्या बीजेपी को दूसरी पार्टियों के पास पहले जैसा ही देखा जा रहा है, उनसे दूरी, जो समान दूरी बनाए रखती हैं पार्टियां नॉर्थ ईस्ट में,
मेघालय में क्या वही दिख रही है? क्या बीजेपी आपको लगता है कि पहले से अच्छा कुछ प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी में कुछ नेता भी जुड़े हैं हाल फिलहाल में? देखिए, बीजेपी की और एनपीपी की बात करें तो ये एक साथ आए थे, कुछ विचारधाराएं इनकी मिलती थी, लेकिन जब से ये सरकार बना है, गठबंधन जब से बना है, उसके कुछ दिनों बाद से ये टकराव शुरू हो गया। रही बात सिविल कोड की, तो वो समान नागरिक संहिता की, तो आज जैसे जो हमारे कोंडार संगमा जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि जो ये सिविल कोड है, जो बीजेपी की विचारधारा है, वो मेघालय में तो बिल्कुल ही मतलब यहाँ की जो पारंपरिक नियम है उससे मेल नहीं खाती, और हम यहाँ के कल्चर और इसकी परंपरा को मतलब कायम रखने, एक पार्टी के तौर पे हम इसको सुरक्षित रखेंगे और ये हमारे लिए स्वीकार्य नहीं होगा। तो उन्होंने साफ कह दिया है। तो एक टकराव जो पहले नहीं उभरा था, ये अब जाके उभरा है सिविल कोड वाला। इसके पहले भ्रष्टाचार को लेकर कई बार बीजेपी एनपीपी को कटघरे में खड़ा कर चुकी है, और उसके अलावा और भी कई दूसरे मामले। वहीं सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अगर आप कहें तो बीजेपी ही नहीं, वही यूडीपी जो है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, उसने भी एनपीपी को कटघरे में खड़ा किया कि उन्होंने जो योजना है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये घटक दल है, एक दूसरे को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के खिलाफ जो पूर्व जो एमएलए हैं और एमडीसी हैं जॉन लेस्ली संगमा को उनके खिलाफ उतार दिया। वही बीजेपी जो अपना उम्मीदवार वहाँ के जो बेनरेट मराक है उनको खड़ा करना तय माना जा रहा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं देखें कि जो विचारधाराएं हैं, ये जो पार्टियां हैं सिर्फ जो है एक सरकार बनाने के लिए ज़रूर एक साथ आई है, लेकिन इनके विचारधाराएं जो है बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे बीजेपी और एनपीपी को ले लें तो कई मामलों में जो है इनकी विचारधाराएं बिल्कुल ही विपरीत है। तो एक तरह से कहें कि जो ये जो विचारधाराओं की जो लड़ाई है इनके आपस में चल रही है, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं विपक्ष में हैं उनको कहीं ना कहीं इससे एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और रही बात बीजेपी की, तो निश्चित तौर पे बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ने की उम्मीद ज़रूर है, क्योंकि कई बड़े चेहरे जो है अभी हाल फिलहाल जो भाजपा में शामिल हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनती नज़र आ रही है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा इस चुनाव में और कुछ सीटें बढ़ेंगी। जी, विकास त्रिपाठी, क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी की जो विचारधारा है वो एनपीपी से मेल नहीं खाती है? क्योंकि हमने देखा कि अरुणाचल और मणिपुर का उदाहरण हमारे पास है, वहाँ भी एनपीपी बीजेपी से दूर दूर रहकर चुनाव एनपीपी ने लड़ा, और मेघालय में बीजेपी एनपीपी के थोड़ी करीब है लेकिन दूसरी पार्टियों से बहुत दूर है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी से थोड़ी करीब जो पार्टी है वो एनपीपी है, या एनपीपी की मजबूरी है बीजेपी से करीब रहना? आप बीजेपी और दूसरी पार्टियों की विचारधाराओं को किस तरह से देखते हैं मेघालय में? देखिए, एक चीज स्पष्ट रूप से समझना होगा कि जो गठबंधन की राजनीति है उसका स्वरूप पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत भिन्न है, और खास तौर से यह भिन्नता 2014 के बाद स्पष्ट हो जाती है। जो कोनराड संगमा की जो पार्टी है वो भले भाजपा से मतभेद रखती हो, लेकिन गठबंधन में है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का एक बड़ा हिस्सा है। कोनराड जो असम मेघालय का जो पूरा डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उस पे जो सीरियसनेस एनपीपी और बीजेपी ने दिखाई है, तो उससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि कुछ एक मजबूत विचार हैं जिस पर सामंजस्य है। खास तौर से जो प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है उसको लेकर के इन लोगों में, और जो विकास के राजनीति है उसको लेकर के इन लोगों में एक सामंजस्य है। लेकिन एनपीपी
को भी अपना जनाधार स्थापित रखना है, और वह अगर बीजेपी के बहुत करीब दिखेगी तो फिर जो उसका जो सामाजिक जनाधार है वो पूर्ण रूपेण भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे को समर्थन नहीं करता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए एनपीपी कहीं न कहीं चुनाव मध्य अपने एक विरोधाभास भी भाजपा से स्थापित करती है। लेकिन वो कभी भी एनपीपी से वो बीजेपी से अपना नेडा से दूर नहीं जाती है। तो ये एक विशेष प्रकार की गठबंधन राजनीति है जो कि पूर्वोत्तर में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख लीजिए एनपीएफ, वो नेडा का भी हिस्सा है, वो नागालैंड में भाजपा के गठबंधन में भी है, लेकिन वो अपना एक विरोधाभास सरकार के साथ हमेशा जाहिर करती है। तो वो यहाँ पर जो इतनी डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, और उसके अलावा जो डिपेंडेंसी है सेंटर पर रीजनल पार्टीज की, उसके चलते यहाँ पर ये एक यूनिक कैरेक्टर कोलिशन का देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आप देखिए मणिपुर का जो चुनाव हुआ था उसमें पूरा एनपीपी और भाजपा में जबरदस्त संघर्ष चला, लेकिन उसके बाद वो सब लोग तो एक हो गए और मणिपुर में भाजपा की ही एक गठबंधन सरकार बनी। तो ये चुनाव पूर्ण एक जो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी रणनीति भी है कि किसी तरह से जो विपक्ष का जो स्पेस है उस पर भी अपनी मोनोपोली स्थापित किया जाए, कहीं कांग्रेस उसमें सेध न डाले। और इसीलिए एनपीपी हमेशा भाजपा का चुनाव पूर्ण बहुत जबरदस्त विरोध करती है, चुनावी संघर्ष करती है, लेकिन चुनाव के बाद एक गठबंधन राजनीति सामने आती है। और एनपीपी बहुत ही जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी रीजनल पार्टीज आप नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं उसमें जो सबसे संगठित जो पार्टी इस वर्तमान समय में है वो एनपीपी ही है। एनपीपी ही एक ऐसी रीजनल पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी भी है। उसकी जो अपना नेतृत्व है और जो उसकी नीतियां हैं उसको लेकर के वो बहुत ही क्लैरिटी और विजन के साथ चलती है, इसीलिए वो सशक्त रहेगी। लेकिन जिस तरह का सामाजिक जनाधार है मेघालय का, जिस तरह की सामाजिक भिन्नताएं हैं मेघालय में, और जिस तरह से उन सामाजिक आधारों पर आधारित राजनीतिक दल हैं, उसमें एक मतलब पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर लेना यह बहुत बड़ी चुनौती एनपीपी के लिए, और वो अभी भी चुनौती कायम है उसके समक्ष, और ये चुनाव में चुनौती रहेगी। एक बड़ी चुनौती है। और एक बिंदु जो आप कह रहे थे कि बीजेपी और एनपीपी क्यों करीब आ जाती हैं और क्यों एक समय विपक्ष की भी भूमिका में रहती है, इस पर बात करेंगे। दीपक हैं हमारे साथ, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आगामी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव पूर्व पार्टियों की रणनीति पर। कैसी होगी रणनीति और पार्टियां क्या कर रही हैं, पार्टियां पत्ते क्यों नहीं खोल रही हैं कि किस पार्टी के साथ गठबंधन होगा, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की कि ये जो पार्टियाँ हैं ये किन पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी और क्या है संभावना। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक वर्मा और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विकास त्रिपाठी। ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे मेघालय के बारे में, मेघालय की राजनीति के बारे में, और किस तरह से एनपीपी और बीजेपी के बीच में एक तरह से समझौता था और दोनों के बीच में अब खटास है। दीपक जी, जो बीजेपी और एनपीपी है इसके बारे में विकास त्रिपाठी ने एक अपना विचार रखा और उन्होंने कहा कि किस तरह से ये दोनों पार्टियां कई जगहों पर चुनाव लड़ी और कई बार संघर्ष भी हुआ और आखिर में दोनों पार्टियां मिल गई। उन्होंने एक बात काफ़ी अहम कही कि कई बार ये जो पार्टियां हैं विपक्ष का जगह भी भरती हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि विपक्ष का भी जगह ले लेना और फिर बाद में मिल जाना? क्या ये लगता है आने वाले दिनों में भी इस तरह के होने वाले हैं? सिर्फ ये
सवाल अभी का नहीं है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर एनपीपी जो है भाजपा से कभी भी नहीं मिलने की बात कह चुकी है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो हम गठबंधन तोड़ लेंगे। अभी सीएए की बात कही जाए तो सीएए पर ही एनपीपी ही वो पार्टी है कि जिसने सबसे पहले रेजोल्यूशन लिया कि सीएए को हम मेघालय में लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद आपको सिविल कोर्ट का बात, ये आपका मामला आ गया, इस पर भी कॉर्नर संगमा ने साफ तौर पे कह दिया कि नहीं, इससे हम एग्री नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात है, देखने वाली बात है कि टकराव होता है इन दो पार्टियों के बीच में, लगातार हर मामले को लेकर टकराव हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जब दिल्ली दरबार तक पहुंचता है और कई, देखिए यहाँ पर सबसे देखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रदेश भाजपा है और यहाँ की जो एनपीपी है, इनमें टकराव की राजनीति लगातार चलती आ रही है, लगातार वो रुक नहीं रही है, लगातार चल रही है। और वहीं कॉन्ट्रैक्ट संगमा जो है, भाजपा जो है मुख्यमंत्री की जो निंदा करती है हर मामले में। अभी जो पीए संगमा स्टेडियम है उसको लेकर बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि ये केंद्र की जो योजना थी उसे मुख्यमंत्री ने बिना पूरा किए ही उसका उद्घाटन कर दिया। मामला ये आ गया। उसके ऊपर अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट संगमा ने यह आरोप लगाया कि हम सिविल कोर्ट का मामला जो है भाजपा को नहीं मानेंगे। लेकिन कहीं प्रदेश में ये टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट संगमा अपने हर भाषण में, हर चुनावी भाषण हो चाहे कहीं भी हो, वो प्रधानमंत्री का तारीफ ही करते हैं। प्रधानमंत्री की तारीफों की वो पुल बांधते रहते हैं कि उन्होंने जो किया उसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का उन्नति दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति कर रही है। अब आप दोनों से एक छोटा सा सवाल करना है। ये जी, जो टकराव है, दीपक जी, आप दोनों से अब एक छोटा सा सवाल करना है। हमने त्रिपुरा और मेघालय की राजनीति के बारे में बात की। त्रिपुरा की अगर बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सीपीएम हो या दूसरी पार्टियाँ हो, वहाँ जो राजनीतिक जो संघर्ष है उसकी बात उठाते हैं। अभी जो संघर्ष हमने देखा उसमें एक दूसरे पर जो पार्टियां आरोप लगाती है कि उसके कार्यकर्ताओं ने पीटा, मारपीट का आरोप लगता है। लेकिन जहां तक हम बुनियादी जो सवाल हैं उस पर पार्टियों को मुद्दा उसको बनाते हुए नहीं देखा है हमने। त्रिपुरा में भी, त्रिपुरा में ये सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टियों के बीच में संघर्ष हो रहा है, वो ज़्यादा बढ़ गया, यानी अपराध ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन मुद्दा क्या था, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था या दूसरे जो बुनियादी सवाल है वो नहीं उठ रहे हैं। और उसी तरह से जो शुरुआती बातचीत में जो विकास त्रिपाठी ने कहा कि सीमा समझौता जो हुआ असम और मेघालय के बीच में, इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि वहाँ पर मुद्दे कई हैं, बुनियादी सवाल हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वहाँ पर जनजाति और गैर जनजातियों का एक बहुत बड़ा मसला है। क्या इससे बच रही हैं पार्टियाँ? आप दोनों से ये सवाल हमारा रहेगा, बारी बारी से आप दोनों जवाब दे सकते हैं। पहले विकास त्रिपाठी जी। देखिए, इतना अधिक विपक्षी दलों में बिखराव है त्रिपुरा के राजनीति में, और वहाँ की राजनीति का जो एक राजनीतिक संस्कृति रही है वो इतनी हिंसात्मक रही है कि वहाँ पर मुद्दों की राजनीति को लेकर के भी बहुत सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाए हैं। और इसीलिए जो प्रद्युत माणिक्य हैं उन्होंने अपना इस पृष्ठभूमि को समझते हुए, इसीलिए वो भी कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। वो केवल और केवल एक ही, वहां पर इस समय एक ही विपक्ष, बड़ा विपक्ष दिख रहा है, संगठित दिख रहा है, जो कि प्रद्युत माणिक्य वहां पे बड़े चैलेंजर के रूप में दिख रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने जनजातीय आकांक्षा को, अपनी त्रिपुरा की जनजातीय आकांक्षा को अपना राजनीति के केंद्र में रखा और 20 से 25 सीटों पर खास तौर से फोकस कर रहे हैं। बाकी जो पार्टियां हैं वो वहां पर लंबे समय तक शासन की, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस का भी शासन रहा, भाजपा एक नई पार्टी थी। मुद्दों को लेकर एक तरह से बिखराव है पार्टियों में। विकास त्रिपाठी जी, माफी चाहते हैं, आपको रोकना पड़ेगा, समय कम है। और संक्षिप्त टिप्पणी ले लेते हैं दीपक जी से भी, बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी आप कीजिए। देखिए, त्रिपुरा की बात अलग है, लेकिन अगर मेघालय की बात करें तो अभी तक फिलहाल कोई चुनावी हिंसा नहीं हुआ है।
किसी दल में या किसी समर्थक में कोई क्या हिंसा मुद्दों नहीं को हुआ है। लेकर विपक्ष और अभी बिखरा तक हुआ जो है मुद्दे हैं, मेघालय यहाँ में? पर जो बुनियादी विपद बिखरा हुआ जरूर है, लेकिन यहाँ पर बुनियादी जो जरूरतें हैं उसके मुद्दा उठाया जा रहा है। और बाकी राज्यों की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर मुद्दे उठ रहे जी। हैं और विपक्ष भी उठा रही है और गठबंधन के जो पार्टी मुद्दे हैं वो भी और उठा उनको रही है। उठाया भी जा रहा है। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।